एक बार कहा था, एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। बेसिकली आपका नजरिया, योर पर्सपेक्टिव, एक ऐसी छोटी सी चीज है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। आज हम इसी लिटिल थिंग की गहराइयों में उतरेंगे। राइट हम सब सोचते हैं कि हमारे थॉट्स और डिसीजंस हमारे अपने हैं, एग्जैक्टली। बट इज दैट रियली ट्रू? आज हम उस इनविजिबल फोर्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे जो हमारे माइंड को चलाती है, आवर एटीट्यूड। हम जानेंगे कि ये बनता कैसे है, हमारे एक्शंस को कैसे कंट्रोल करता है, और सबसे जरूरी, हाउ अदर पीपल कैन मैनिपुलेट इट। और अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान के ऐसे ही डीप नॉलेज बॉम्ब्स आप तक पहुंचते रहें, तो एक लिटिल थिंग है जो आप कर सकते हैं। हाँ, जो हमारे लिए एक बड़ा डिफरेंस लाता है। सब्सक्राइब बटन को अभी हिट करें, देर मत करना। एब्सोल्युटली। आज का हमारा लर्निंग मैप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों। सबसे पहले वी विल एक्सरे द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड, इसके ABC को समझेंगे, कंटेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शन। फिर हम डाइव करेंगे इनटू द सटल बट क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, और ये पब्लिक लाइफ में सिनर्जी या कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद वील एक्सप्लोर द कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। आई मीन, मुझे लगता है जंक फूड बुरा है पर मैं फिर भी खाती हूँ, क्यों? उसको हम समझेंगे थ्रू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। राइट। और फाइनली हम अनपैक करेंगे द अल्टीमेट टूलकिट ऑफ माइंड शेपिंग, सोशल इन्फ्लुएंस एंड पर्सुएशन। हम सब कुछ कवर करेंगे, फ्रॉम कन्फॉर्मिटी एंड नच थ्योरी टू द लेजेंडरी प्रिंसिपल्स ऑफ रॉबर्ट सियाल्डिनी। रेडी हो? चलो लेट्स बिगिन दिस डीप डाइव। ब्रॉड माइक्रो थीम, एटीट्यूड के मूल सिद्धांत को समझना। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो एटीट्यूड आखिर है क्या? ये सिर्फ एक ओपिनियन तो नहीं है, राइट? इट्स मोर साइंटिफिक देन दैट। बिल्कुल। बेसिकली एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड टू समथिंग, किसी ऑब्जेक्ट, पर्सन या आइडिया, एक कंसिस्टेंटली फेवरेबल या अनफेवरेबल तरीके से। अच्छा। ये एक मेंटल और इमोशनल ब्लूप्रिंट है जो हमारे एक्शंस को गाइड करता है। राइट। एटीट्यूड वर्ड हम रोज यूज करते हैं, पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इसका साइंटिफिक मीनिंग समझना एथिक्स पेपर का फाउंडेशन है। हाँ, तो चलो इसके 3 कोर पिलर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। याद रखना, पहला है इसका कंटेंट। एक एटीट्यूड बना किस चीज से है? ओके। जवाब है आपकी बिलीव्स, फीलिंग्स और पोटेंशियल एक्शंस। दूसरा है इसका स्ट्रक्चर। ये कंपोनेंट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स, एक्शंस आपस में जुड़े कैसे हैं? और तीसरा? तीसरा है इसका फंक्शन। एक एटीट्यूड आपकी लाइफ में क्या पर्पस सर्व करता है? बेसिकली इट हेल्प्स यू मेक सेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका एटीट्यूड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर पॉजिटिव है, तो यहाँ कंटेंट होगा आपका कॉग्निटिव बिलीफ कि पोल्यूशन इज हार्मफुल, आपकी अफेक्टिव फीलिंग कि यू केयर फॉर नेचर, और आपका बिहेवियरल इंटेंशन टू यूज लेस प्लास्टिक। परफेक्ट। और स्ट्रक्चर ये है कि ये तीनों चीजें एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। और फंक्शन? फंक्शन ये है कि ये आपको एक क्लियर वैल्यू सिस्टम देता है और क्विक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, जैसे प्लास्टिक बैग की जगह क्लॉथ बैग चूज करना। सो बॉटम लाइन क्या है यहाँ? एक फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एटीट्यूड को समझना पब्लिक पॉलिसी डिजाइन और इंप्लीमेंट करने के लिए क्रूशियल है। राइट। सोचो आप एक कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको लोगों की बिलीफ्स कंटेंट बदलनी है, उनके फीलिंग्स कंटेंट बदलनी है, या जिस तरह से ये चीजें जुड़ी हैं स्ट्रक्चर, उसे बदलना है। एग्जाम में केस स्टडी आए तो ये फ्रेमवर्क आपका डायग्नोस्टिक टूल बनेगा। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस पार्ट अलाउड। एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड। इन शॉर्ट, एटीट्यूड सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स मेंटल कंस्ट्रक्ट जिसके स्पेसिफिक कंटेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं जो हमारे रिस्पॉन्सेस को गाइड करते हैं। स्निपेट टाइटल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। ब्रॉड माइक्रो थीम, एटीट्यूड की मुख्य विशेषताओं को पहचानना। ओके, तो एक एटीट्यूड बस ऐसी हवा में नहीं बन जाता, राइट? इसके कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस, आपका म्यूजिक में टेस्ट, जो म्यूजिक के प्रति एक एटीट्यूड है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए थे। आपने इसे लर्न किया है अपने दोस्तों से, कल्चर से, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, समझे? प्रिसाइसली। चलो इन कोर प्रॉपर्टीज को आसान रिवीजन के लिए ब्रेक डाउन करते हैं। ओके। पहला, इसका फाउंडेशन। एटीट्यूड हमेशा लर्न होता है। इट इज एक्वायर्ड थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन और सोशल एनवायरनमेंट से। ये इनेट नहीं है। दूसरा, इसकी नेचर। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन है। आप किसी एटीट्यूड को देख या छू नहीं सकते। इट्स अ मेंटल स्टेट, अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरनल कॉन्स्ट्रक्ट। राइट। और तीसरा? इसकी डिपेंडेंसी। ये बहुत पर्सनल है। आपका एटीट्यूड आपकी पर्सनैलिटी, आपके वैल्यूज और आपके यूनिक लाइफ एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, इसका एक्सप्रेशन। एक एटीट्यूड आपकी एक्सप्लिसिट कंसेंट के साथ या उसके बिना भी बन सकता है। मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे? यस। कई बार हम अपने आसपास से सबकॉन्शियसली एटीट्यूड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं बिना रियलाइज किए, जैसे सटल सोसाइटल बायसेस। हम उन्हें बिना किसी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के पिक कर लेते हैं। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स से आखिर टेक अवे क्या है? बड़ा टेक अवे ये है कि एटीट्यूड रिजिड या परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये सीखा जाता है, इसे अनलर्न या चेंज भी किया जा सकता है। अच्छा। एज अ सिविल सर्वेंट ये आपका सबसे पावरफुल टूल है। आपका काम अक्सर नेगेटिव एटीट्यूड्स को बदलना होगा, जैसे सैनिटेशन या लड़कियों की एजुकेशन के प्रति, और सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड्स को फॉस्टर करना होगा। ओके, प्रैक्टिस दिस, रिपीट करो। एटीट्यूड इज लर्न्ड, एब्स्ट्रैक्ट, पर्सनल एंड कैन बी फॉर्म्ड सबकॉन्शियसली। इन शॉर्ट, एटीट्यूड एक लर्न्ड, पर्सनल और एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट है जो हमारी पर्सनैलिटी का एक कोर हिस्सा बनाता है। स्निपेट टाइटल, कंटेंट ऑफ एटीट्यूड, द ABC मॉडल। ब्रॉड माइक्रो थीम, एटीट्यूड के 3 मुख्य कंपोनेंट्स को समझना। ओके, अब आते हैं एटीट्यूड की एनाटॉमी पर। एक ब्रिलियंट फ्रेमवर्क है जिसे ABC मॉडल कहते हैं, या द ट्राइपार्टाइट मॉडल। इसे समझ लिया तो एटीट्यूड चेंज करना काफी आसान हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। हाँ, ये कहता है कि हर एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। चलो उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। ओके। A इज फॉर द अफेक्टिव कंपोनेंट।
ये फीलिंग वाला पार्ट है। ये एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति आपके इमोशनल रिएक्शन को रेफर करता है। फियर, जॉय, एंगर, लाइकिंग, डिसलाइकिंग। जैसे आई एम स्कैर्ड ऑफ स्पाइडर्स या आई लव ईटिंग हेल्दी फूड। ठीक है। बी बी इज फॉर द बिहेवियरल कंपोनेंट। ये एक्शन इंटेंशन वाला पार्ट है। ये उस तरीके को रेफर करता है जिससे आप उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति बिहेव करने का इरादा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल अवॉइड स्पाइडर्स या आई विल बाय मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और सी सी इज फॉर द कॉग्निटिव कंपोनेंट। ये थिंकिंग वाला पार्ट है। इसमें आपके बिलीव्स, थॉट्स और नॉलेज होते हैं उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसे आई बिलीव स्पाइडर्स आर डेंजरस या आई नो हेल्दी फूड प्रिवेंट्स डिजीजेस। चलो इसे फिटनेस ट्रेनिंग के एग्जाम्पल से कॉन्क्रीट बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपका कॉग्निटिव बिलीफ सी है, आई बिलीव फिटनेस ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ। आपकी अफेक्टिव फीलिंग ए है, आई एंजॉय द एनर्जी आई फील आफ्टर अ वर्कआउट। राइट। और आपका बिहेवियरल इंटेंशन है, आई प्लान टू अटेंड ट्रेनिंग सेशंस 3 times a week। देखा कैसे? ये 3 एलिमेंट्स थॉट, फीलिंग और एक्शन मिलकर एक कंप्लीट एटीट्यूड बनाते हैं। इसमें फैसिनेटिंग चीज इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक यूपीएससी केस स्टडी में जब आपको किसी कम्युनिटी के बिहेवियर को एनालाइज करना हो, जैसे एक नए डैम का विरोध, तो आप एबीसी मॉडल को एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? प्रॉब्लम कॉग्निटिव है, उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन है, या इफेक्टिव है, उन्हें अपने घर खोने का डर है, या फिर बिहेवियरल है, उन्हें कोई आसान ऑल्टरनेटिव नहीं दिख रहा। आपकी इंटरवेंशन स्ट्रेटजी इस डायग्नोसिस पर डिपेंड करेगी। Now pause and practice saying this part aloud. A for effective feelings, B for behavioral intentions, C for cognitive beliefs. इन शॉर्ट, हर एटीट्यूड 3 कंपोनेंट्स का मिश्रण है। एक बिलीफ, एक फीलिंग और एक्ट करने का एक इंटेंशन। Snippet title. स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। Broad micro theme. एटीट्यूड के कंपोनेंट्स आपस में कैसे जुड़े हैं? Okay, तो हमारे पास A, B और C components हैं। एटीट्यूड का स्ट्रक्चर इस बारे में है कि ये कंपोनेंट्स आपस में कैसे ऑर्गेनाइज्ड है और एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्कुल। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल एटीट्यूड एक वेल बिल्ट ट्राइपॉड जैसा है। तीनों लेग्स ए, बी और सी कंसिस्टेंट हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। राइट। जैसे क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन जिसका प्रो एनवायरनमेंट एटीट्यूड स्ट्रॉन्ग है, उसका स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट होगा। कॉग्निटिवली वो साइंटिफिक एविडेंस में बिलीव करता है। ओके। अफेक्टिवली उसे प्लैनेट के फ्यूचर के बारे में एंग्शियस फील होता है। ओके। और बिहेवियरली वो एक्टिवली अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश करता है। तीनों कंपोनेंट्स अलाइनमेंट में है, एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। चलो यहाँ कुछ थिंकर्स को भी लाते हैं। फिलोसोफर विलियम जेम्स ने एटीट्यूड को हैबिट से लिंक किया था। उनका फेमस कोट है, सो अ थॉट कॉग्निटिव एंड यू रीप एन एक्शन बिहेवियरल, सो एन एक्शन एंड यू रीप अ हैबिट। ये सीबी लिंक दिखाता है। सही। और गॉर्डन ऑलपोर्ट, जो साइकोलॉजी में एक की फिगर है, उन्होंने एटीट्यूड को मेंटल एंड न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस डिफाइन किया था, जो एक्सपीरियंस से ऑर्गेनाइज होता है और हमारे रिस्पॉन्स को डायरेक्ट करता है। इट्स अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस टू एक्ट। और वो थॉमस जेफरसन का पावरफुल कोट, नथिंग कैन स्टॉप द मैन विद द राइट मेंटल एटीट्यूड फ्रॉम अचीविंग हिज गोल। यस, ये हाईलाइट करता है कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड पॉजिटिव एटीट्यूड कितना पावरफुल हो सकता है, जहां आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन सब एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो। एज अ सिविल सर्वेंट, आपका गोल पब्लिक में नेशनल गोल्स और पॉलिसीज के प्रति ऐसी ही स्ट्रॉन्ग, कंसिस्टेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड्स बिल्ड करना होना चाहिए। ओके, रिहर्स दिस लाइन नाउ। A well-structured attitude has consistent cognitive, affective, and behavioral components. इन शॉर्ट, एक एटीट्यूड की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी उसके CAB कंपोनेंट्स के अलाइनमेंट और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करती है। Snippet title: Current Affairs Link: Public Acceptance of UPI Payments. ब्रॉड माइक्रो थीम। ABC मॉडल का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। थ्योरी को प्रैक्टिकल एग्जांपल से जोड़ना यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल है। तो चलो एक फैंटास्टिक केस स्टडी देखते हैं। इंडिया में यूपीआई पेमेंट्स की पब्लिक एक्सेप्टेंस, यूपीआई का वाइड स्प्रेड अडॉप्शन, खासकर रूरल एरियाज में एबीसी मॉडल का एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। ये एक टेक्स्ट बुक केस है। चलो इसे मॉडल का यूज करके ब्रेक डाउन करते हैं। शुरू में एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव बैरियर सी था। राइट। लोगों का बिलीफ था कि डिजिटल पेमेंट सिक्योर नहीं है। वो सोचते थे पैसा खो गया तो, या मुझे इसके लिए डिजिटल लिटरेसी नहीं आती। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और एक नॉलेज गैप था। फिर आया गेम चेंजर, इफेक्टिव बेनिफिट्स ए। जब लोगों ने यूपीआई ट्राई किया, भले ही एक छोटी सी ट्रांजैक्शन के लिए, उन्होंने कन्वीनियंस को फील किया। उन्होंने स्पीड को फील किया, उन्होंने कैश ना ले जाने की एम्पावरमेंट को फील किया। इस पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस ने उनके शुरुआती डर को डायरेक्टली चैलेंज किया। उनका डर कम हुआ। आसानी का एहसास डर के एहसास से ज्यादा स्ट्रांग था। और इस इफेक्टिव शिफ्ट ने एक मैसिव बिहेवियरल शिफ्ट लाया। लोग यूपीआई को हर चीज के लिए यूज करने लगे, सब्जी खरीदने से लेकर बिजली के बिल भरने तक। तो यहाँ की इनसाइट क्या है? की इनसाइट ये है कि ये केस स्टडी प्रूव करती है कि एक डीप सीटेड एटीट्यूड को बदलने के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, कॉग्निटिव कंपोनेंट को टारगेट करना अक्सर काफी नहीं होता। आपको एक पॉजिटिव इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ता है, अफेक्टिव कंपोनेंट को टारगेट करके। गवर्नमेंट कैंपेन्स जिन्होंने यूपीआई की आसानी और सेफ्टी को डेमोन्स्ट्रेट करने पर फोकस किया, वो शुरुआती कॉग्निटिव हर्डल्स को पार करने में की थे। Now, pause and practice explaining the UPI success story using the ABC model. इन शॉर्ट, यूपीआई की सफलता दिखाती है कि कॉग्निटिव बैरियर्स को पावरफुल इफेक्टिव बेनिफिट से ओवरकम किया जा सकता है, जिससे वाइड स्प्रेड बिहेवियरल चेंज आता है। Snippet title: Application for Civil Servants. ब्रॉड मैक्रो थीम, प्रशासन में एटीट्यूड की समझ का महत्व। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर आपके लिए, द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर। आपको इन सब थ्योरीज की इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आपका काम सिर्फ ऑफिस में पॉलिसीज बनाना नहीं है, ये सुनिश्चित करना है कि वो जमीन पर आकर एक्सेप्ट और इम्प्लीमेंट हो।
उसके लिए आपको पब्लिक एटीट्यूड का डॉक्टर बनना पड़ेगा। सही। आपको डायग्नोस करना होगा प्रॉब्लम ए, बी या सी इनमें से कहाँ है। चलो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो गवर्नमेंट एक नया जरूरी टैक्स रिफॉर्म लाती है। ठीक है। अगर पब्लिक का इफेक्टिव कंपोनेंट ए नेगेटिव है, वो गुस्से में है और उन्हें लगता है ये अनफेयर है, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे टैक्स कितना भी लॉजिकल क्यों ना हो। राइट। अगर उनका कॉग्निटिव कंपोनेंट सी फॉल्टी है, वो मिस इन्फॉर्मेशन से भरे हैं कि टैक्स उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, तो वो इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को नहीं समझेंगे। इसका मतलब है कि आपको टारगेटेड इंटरवेंशंस की जरूरत है। आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम से मैच करनी चाहिए। एग्जैक्टली। अगर प्रॉब्लम कॉग्निटिव है, मिस इन्फॉर्मेशन, तो आप क्लियर फैक्ट्स और डेटा के साथ अवेयरनेस कैंपेन्स चलाओ। अगर प्रॉब्लम अफेक्टिव है, डर या गुस्सा, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा और एक इमोशनल कनेक्शन बनाना होगा। शायद आप टेस्टिमोनियल्स दिखाएं कि कैसे सिमिलर पॉलिसी ने लोगों की मदद की। सोल्यूशन डायग्नोसिस के हिसाब से होना चाहिए। कूल ना? पब्लिक एटीट्यूड को समझना और डायग्नोस करना ही एक फेल्ड पॉलिसी और एक सक्सेसफुल पॉलिसी के बीच का फर्क है। ये किसी भी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक कोर कॉम्पिटेंसी है। इसको नोट कर लो। इट्स अबाउट पब्लिक इंजीनियरिंग, नॉट जस्ट सिविल इंजीनियरिंग। Now, practice saying this part aloud. To successfully implement policy, a civil servant must first diagnose the public's attitude using the ABC model to design targeted interventions. इन शॉर्ट, सिविल सर्वेंट्स के लिए पब्लिक एटीट्यूड को समझना पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की सफलता की चाबी है। Snippet title: Functions of Attitude. ब्रॉड माइक्रो थीम, एटीट्यूड हमारे लिए क्या काम करता है? यहाँ से चीजें बहुत ही कूल हो जाती हैं। Attitudes सिर्फ रैंडम ओपिनियंस नहीं है जो हम रखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। They are hard working employees of our mind. वो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल फंक्शंस सर्व करते हैं। वो टूल्स हैं जो हमें लाइफ नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। चलो 4 मेन फंक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। पहला है नॉलेज फंक्शन। दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। एटीट्यूड्स हमें इसे ऑर्गेनाइज और सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते हैं। वो मेंटल शॉर्टकट्स या फोल्डर्स की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल: एक स्टीरियोटाइप जैसे ऑल टेक ब्रोज आर ऑकवर्ड दुनिया को जल्दी से कैटेगराइज करने और समझने का एक तरीका है, भले ही वो गलत हो। ओके, सेकंड। दूसरा है यूटिलिटेरियन और एडजस्टिव फंक्शन। ये सब रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करने और पनिशमेंट्स को मिनिमाइज करने के बारे में है। बेसिकली हम उन चीज़ों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड्स डेवलप करते हैं जो हमें फायदा देती हैं, और उन चीज़ों के प्रति नेगेटिव जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे अपने बॉस के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ताकि करियर में हेल्प मिले। बिल्कुल। तीसरा फंक्शन बहुत फैसिनेटिंग है। ये है ईगो डिफेंसिव फंक्शन। बॉडीगार्ड जैसा। एग्जैक्टली। ये एटीट्यूड हमारी सेल्फ एस्टीम के लिए बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें अपने बारे में बुरा लगता है, तो ये फंक्शन हमें ब्लेम शिफ्ट करने में हेल्प करता है। अच्छा। क्लासिक केस है कोई जो स्पोर्ट्स में बुरा है और वो कहता है स्पोर्ट्स वैसे भी टाइम वेस्ट है। ये उनके ईगो को फेलियर के एहसास से बचाता है। और चौथा है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। ये हमें हमारे कोर वैल्यूज और हमारे सेंस ऑफ सेल्फ को एक्सप्रेस करने का मौका देता है। एक प्रो एनवायरनमेंट एटीट्यूड रखना और मेटल स्ट्रॉ यूज करना सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है, ये एक्सप्रेस करने के बारे में है कि मैं उस तरह का इंसान हूं जो प्लैनेट की परवाह करता है। चलो इसे एक रियल वर्ल्ड पॉलिसी से कनेक्ट करते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी परफेक्ट एग्जांपल है। लोगों के एटीट्यूड्स इसके प्रति इन फंक्शंस को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। कोई अपनी मेरिटोक्रेटिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, ईगो डिफेंसिव। राइट। जबकि दूसरा पर्सन सोशल जस्टिस की अपनी वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, वैल्यू एक्सप्रेसिव। ऐसे स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड को बदलने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि वो एटीट्यूड उस पर्सन के लिए कौन सा फंक्शन सर्व कर रहा है। आप सिर्फ एक ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड पर फैक्ट्स नहीं फेंक सकते। ओके, रिहर्स द 4 फंक्शंस नाउ: नॉलेज, यूटिलिटेरियन, ईगो डिफेंसिव एंड वैल्यू एक्सप्रेसिव। इन शॉर्ट, एटीट्यूड्स 4 मुख्य उद्देश्य पूरे करते हैं: नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना, रिवॉर्ड्स हासिल करना, हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करना और हमारी वैल्यूज को एक्सप्रेस करना। स्निपेट टाइटल: प्रोसीजर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम: एटीट्यूड्स बनते कैसे हैं। ओके, तो एटीट्यूड्स इनेट नहीं होते, वो बनते हैं। वो वक्त के साथ कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस काम कैसे करता है? चलो इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। हाँ, इसके कुछ की प्रोसीजर्स हैं। पहला, क्लासिकल कंडीशनिंग। ये एसोसिएशन के थ्रू सीखना है। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट एक रिएक्शन इवोक करना शुरू कर देता है जब उसे किसी ऐसी चीज के साथ पेयर किया जाता है जो नेचुरली वो रिएक्शन इवोक करती है। जैसे एड्स में होता है। बिल्कुल। कई एड्स में एक प्रोडक्ट को एक सेलिब्रिटी के साथ दिखाया जाता है जिसे आप पसंद करते हैं। पॉजिटिव स्टिमुलस। धीरे धीरे आप उस प्रोडक्ट के बारे में भी पॉजिटिव फील करने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट। दूसरा है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू सीखना है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। अगर एक बच्चे को खिलौने शेयर करने पर प्रेज मिलती है तो वो शेयरिंग के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है। सिंपल इनफ। तीसरा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ये आमने सामने सीखना है जहां पेरेंट्स, टीचर्स या कम्युनिटी लीडर्स आपको सीधे सीधे बताते हैं कि क्या बिलीव करना है, जैसे तुम्हें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। और चौथा है सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। हम नेचुरली उन चीजों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड्स डेवलप कर लेते हैं जो हमारी जरूरतें पूरी करती हैं। अगर किसी खास ब्रांड का फोन आपके लिए अच्छे से काम करता है तो आप उसके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बना लेंगे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, और जब हमारे एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स क्लैश करते हैं तो हमें डिस्कम्फर्ट होता है, जिससे हम अक्सर अपना एटीट्यूड बदल कर कम करने की कोशिश करते हैं। और कार्ल यंग ने सजेस्ट किया कि कुछ फंडामेंटल एटीट्यूड्स हमारी पर्सनालिटी आर्केटाइप्स का हिस्सा होते हैं जो एक गहरा नॉलेज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन सर्व करते हैं। इसका एक पावरफुल केस स्टडी है वैक्सीन हेजिटेंसी, कोविड-19 के दौरान। बिल्कुल, वो कोई एक फिनोमिनन नहीं था,
कुछ लोगों के लिए हेजिटेंसी ईगो डिफेंसिव थी, जो अथॉरिटी पर गहरे डिस्ट्रस्ट में बेस्ड थी। दूसरों के लिए ये मिस इन्फॉर्मेशन के कारण सही नॉलेज की कमी पर बेस्ड थी। राइट। इन अलग अलग फॉर्मेशन प्रोसीजर्स को समझना पब्लिक कैंपेन्स के लिए एसेंशियल है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, स्लोगन खुद, और ऑपरेंट कंडीशनिंग बेटियों को पढ़ाने वाले परिवारों को सेलिब्रेट करके का यूज करता है। Now practice saying four formation procedures: classical conditioning, operant conditioning, direct instruction, and satisfaction of wants. इन शॉर्ट, एटीट्यूड्स एसोसिएशन, रीइंफोर्समेंट, डायरेक्ट टीचिंग और नीड सेटिस्फैक्शन के प्रोसेसेस के थ्रू कंस्ट्रक्ट होते हैं। Snippet title: Moral attitudes versus political attitudes. ब्रॉड माइक्रो थीम, सही गलत और शासन के प्रति नजरिया। ये एक बहुत ही सटल लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, खासकर सिविल सर्वेंट्स के लिए। हाँ बिल्कुल। चलो डिस्कस करते हैं मॉरल एटीट्यूड्स वर्सेस पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये अलग अलग डोमेन्स में ऑपरेट करते हैं। एग्जैक्टली। एक मॉरल एटीट्यूड आपका पर्सनल इंटरनल स्टैंस है कि आखिर सही या गलत क्या है। ये आपका इनर कंपस है, आपकी अंतरात्मा। फॉर एग्जाम्पल, ये बिलीव कि सच बोलना हमेशा सही होता है या हमेशा दयालु होना चाहिए, ये यूनिवर्सल और पर्सनल है। ओके। और पॉलिटिकल एटीट्यूड? एक पॉलिटिकल एटीट्यूड दूसरी तरफ आपका बिलीफ है कि समाज को कैसे ऑर्गेनाइज और गवर्न किया जाना चाहिए। ये पब्लिक लाइफ के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, ये बिलीव करना कि स्टेट को फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को प्रायोरिटाइज करना चाहिए या गवर्नमेंट को सबके लिए सोशल वेलफेयर सुनिश्चित करना चाहिए। और एक सिविल सर्वेंट के लिए ये डिस्टिंक्शन एक डेली रियलिटी है। उनका पर्सनल मॉरल एटीट्यूड हो सकता है, मुझे हर जरूरतमंद इंसान की मदद करनी चाहिए, राइट। रूल्स और लॉज पर बेस्ड होना चाहिए। वो बस किसी जरूरतमंद को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, उन्हें लॉ में लिखे पॉलिटिकल एटीट्यूड को फॉलो करना होगा, जो कहता है कि एक फेयर टेंडरिंग प्रोसेस फॉलो करो। सदियों से थिंकर्स ने इस पर विचार किया है। एंशिएंट तमिल टेक्स्ट तिरुकुराल बाय तिरुवल्लुवर ने एक रूलर के मॉरल एटीट्यूड्स जैसे न्याय और करुणा और इफेक्टिव गवर्नेंस के बीच डायरेक्ट लिंक पर जोर दिया है। मॉन्टेस्क्यू, द फ्रेंच फिलोसोफर, ने आर्ग्यू किया कि वर्च्यू, सिटीजंस और रूलर्स में एक मॉरल एटीट्यूड एक रिपब्लिक के सर्वाइव करने के लिए एसेंशियल है। एक सिविल सर्वेंट के लिए कांस्टेंट चैलेंज अपने ऑफिशियल एक्शंस को अपने पॉलिटिकल एटीट्यूड, द कॉन्स्टिट्यूशन, के साथ अलाइन करना है, जबकि उन्हें अपने मॉरल एटीट्यूड, कंपैशन, इंटेग्रिटी से गाइड भी होना है। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। Now rehearse this distinction. Moral attitude is about personal right wrong. Political attitude is about societal management and governance. इन शॉर्ट, आपका मॉरल एटीट्यूड आपका पर्सनल एथिकल कोड है, जबकि आपका पॉलिटिकल एटीट्यूड गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी पर आपके विचारों से रिलेटेड है। Snippet title: The dynamic interplay, synergy and conflict in public life. ब्रॉड माइक्रो थीम, जब मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स मिलते या टकराते हैं, अब इन दोनों एटीट्यूड्स को एक्शन में देखते हैं। पब्लिक लाइफ की असली दुनिया में मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स या तो एक साथ हार्मनी में काम कर सकते हैं, जिसे सिनर्जी कहते हैं, या वो आपस में टकरा सकते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। चलो सिनर्जी से शुरू करते हैं। ये तब होगा है जब मॉरल वैल्यूज पॉलिटिक्स को आकार देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, समाज में कंपैशन का एक मॉरल एटीट्यूड एक ऐसे पॉलिटिकल एटीट्यूड को जन्म देता है जो एमजी नरेगा या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसी स्ट्रॉन्ग वेलफेयर पॉलिसीज को सपोर्ट करता है। राइट। हॉनेस्टी का एक मॉरल एटीट्यूड लोकपाल एक्ट जैसे एंटी करप्शन लॉज की मांग पैदा करता है। जैसे मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने कहा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद इंसानी जरूरतों को पूरा करना है, जिसका मतलब है कि एक मॉरल एटीट्यूड को पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को गाइड करना चाहिए। लेकिन जब वो टकराते हैं तब क्या होता है? वो है कॉन्फ्लिक्ट। हाँ। ये तब होता है जब पॉलिटिकल कंपल्शंस या नेशनल इंटरेस्ट पर्सनल या यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज पर हावी हो जाते हैं। एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल, एक एमपी मॉरली किसी बिल से डिसएग्री कर सकता है, ये मानते हुए कि वो गरीबों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी विप, एक पॉलिटिकल कंपल्शन के कारण उन्हें उसके फेवर में वोट करना पड़ता है। अच्छा। एक और एग्जाम्पल है, एक देश जो मॉरली ह्यूमन राइट्स में बिलीव करता है, लेकिन पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक रीजन से एक ऑथोरिटेरियन रेजिम को सपोर्ट करता है। फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने इज ऑट प्रॉब्लम के बारे में बात की थी, पॉलिटिकल रियलिटी इज और मॉरल आइडियल ऑट के बीच का गैप। इसका एक परफेक्ट करंट अफेयर्स लिंक है ग्लोबल रेफ्यूजी क्राइसिस। कंपैशन का मॉरल एटीट्यूड कहता है कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो जुल्म से भाग रहे हैं। हाँ। लेकिन पॉलिटिकल एटीट्यूड, जो अक्सर नेशनल सिक्योरिटी और रिसोर्स स्ट्रेन्स पर फोकस करता है, रिस्ट्रिक्टिव बॉर्डर पॉलिसीज बनाता है, ये कॉन्फ्लिक्ट गहरे एथिकल डिलेमास पैदा करता है। एज अ सिविल सर्वेंट, इस सिनर्जी और कॉन्फ्लिक्ट को नेविगेट करना ही एथिकल गवर्नेंस का असली सार है। Now practice explaining one example of synergy, compassion and MGNRGA, and one of conflict, party whip versus conscience. इन शॉर्ट, मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एक साथ काम कर सकते हैं, सिनर्जी, या आपस में टकरा सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, जिससे पब्लिक सर्विस के सेंटर में कॉम्प्लेक्स एथिकल डिलेमास पैदा होते हैं। Snippet title: Attitude versus behavior. ब्रॉड माइक्रो थीम, सोचना और करना दो अलग चीजें। Actress Katharine Hepburn ने एक बार बहुत ब्रिलियंट बात कही थी, If you want to change attitudes, start with a change in behavior. ये हमें एक फंडामेंटल सवाल पर लाता है, एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच आखिर फर्क क्या है? ये एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। चलो इसे बिल्कुल साफ कर लेते हैं। एटीट्यूड एक मेंटल और इमोशनल स्टैंस या पर्सपेक्टिव है। ये इंटरनल है, ये वो है जो आप सोचते या फील करते हैं। ओके। बिहेवियर आपके एक्चुअल ऑब्जर्वेबल एक्शंस या कंडक्ट हैं। ये एक्सटर्नल है, ये वो है जो आप करते हैं। और ये हमेशा एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एटीट्यूड हो सकता है, आई स्ट्रांगली बिलीव इन फिटनेस एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल,
ये मेरा इंटरनल माइंडसेट है। राइट लेकिन मेरा बिहेवियर है कि मैं पिछले 1 महीने से जिम नहीं गई हूँ और पिछले हफ्ते 3 बार पिज्जा खाया है। ये मेरा एक्सटर्नल एक्शन है। इसी को फेमस एटीट्यूड बिहेवियर गैप कहते हैं। एग्जैक्टली एटीट्यूड माइंडसेट है, बिहेवियर एक्शन है। एटीट्यूड वो है जो आप सोचते हैं, बिहेवियर वो है जो आप करते हैं। इसे समझना क्रूशियल है क्योंकि ये हमें बताता है कि किसी व्यक्ति का पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर की गारंटी नहीं देता। हाँ, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में ये गैप सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक है। लोगों को इस बात पे अग्री कराना कि सफाई जरूरी है, एक बात है। उनसे आखिर में टॉयलेट्स यूज कराना दूसरी बात है। बिल्कुल सही। Now, pause and practice saying this. Attitude is what I think and feel internally. Behavior is what I do externally. इन शॉर्ट, एटीट्यूड आपका इंटरनल माइंडसेट है, जबकि बिहेवियर आपका एक्सटर्नल एक्शन है, और दोनों हमेशा मैच नहीं करते। Snippet title: Impact of behavior on attitude. ब्रॉड माइक्रो थीम, जब एक्शंस सोच को बदल देते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो उस गैप में होता क्या है? जब आप जो सोचते हैं, आपका एटीट्यूड, और जो आप करते हैं, आपका बिहेवियर अलग अलग होते हैं। आप एक तरह की मेंटल टेंशन, एक इंटरनल डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। उस टेंशन का एक नाम है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये लियोन फेस्टिंजर की लैंडमार्क थ्योरी है। यस, और ये एक पावरफुल मोटिवेटर है। फेस्टिंगर ने आर्ग्यू किया कि हमें साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए ड्रिवन होते हैं। ऐसा करने के लिए हम आमतौर पर 3 में से एक रास्ता चुनते हैं। कौन से 3 रास्ते? 1. चेंज द बिहेवियर। ये अक्सर सबसे मुश्किल रास्ता होता है। एक स्मोकर के लिए जो जानता है कि स्मोकिंग बुरी है, इसका मतलब है स्मोकिंग छोड़ देना, ताकि उसका बिहेवियर उसके एटीट्यूड से अलाइन हो जाए। ठीक है। 2. डाउन प्ले और इग्नोर द इनकंसिस्टेंसी। ये एक तरह का डिनाइल है। पर्सन उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचना अवॉइड कर सकता है। मैं इसके बारे में कल सोचूंगा। और तीसरा? 3. चेंज द एटीट्यूड। ये अक्सर सबसे आसान और सबसे कॉमन रास्ता है। आप अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए अपना एटीट्यूड बदल देते हैं। अच्छा। वो स्मोकर सोचना शुरू कर सकता है, स्मोकिंग इतनी भी बुरी नहीं है, मेरे दादाजी स्मोक करते थे और 90 साल तक जिए। वो अपने बिलीफ को बदल रहा है ताकि उसका बिहेवियर अच्छा लगे। ये तो एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है। ये सजेस्ट करता है कि इन्फ्लुएंस का एरो सिर्फ एटीट्यूड से बिहेवियर की तरफ नहीं जाता। हाँ। ये दूसरी तरफ भी जा सकता है। बिहेवियर एटीट्यूड को बदल सकता है। फेमस कहावत फेक इट टिल यू मेक इट इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अगर आप कॉन्फिडेंट एक्ट करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर सकते हैं। प्रिसाइसली। और एक सिविल सर्वेंट के लिए ये एक गोल्डन इंसाइट है। इसका मतलब है कि आपको हमेशा पहले लोगों के दिमाग बदलने की जरूरत नहीं है। राइट। डिसोनेंस को रिजॉल्व करने के लिए बदल जाएगा। ओके, रिहर्स द 3 ways to resolve dissonance. Change behavior, ignore the conflict, or change the attitude. इन शॉर्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस एटीट्यूड बिहेवियर मिसमैच से पैदा होने वाला मेंटल डिस्कम्फर्ट है, जिसे अक्सर बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए एटीट्यूड को बदलकर रिजॉल्व किया जाता है। Snippet title: Attitude's influence and relationship with thought and behavior. ब्रॉड माइक्रो थीम, एटीट्यूड बिहेवियर लिंक की जटिलता। ओके, चलो इस एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। ये साफ है कि ये कोई सिंपल इक्वेशन नहीं है कि आई थिंक देयरफॉर आई डू। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। चलो 3 पॉसिबल सिनेरियोज देखते हैं। बहुत आसान नहीं है। केस 1 है एटीट्यूड नॉट इक्वल टू बिहेवियर। ये क्लासिक गैप है जिसके बारे में हमने बात की। एटीट्यूड्स हमेशा बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं करते। रिचर्ड लैपियर की एक फेमस स्टडी में उन्होंने यूएस में एक चाइनीज कपल के साथ टूर किया। ज्यादातर होटल्स ने फोन पर कहा कि वो चाइनीज कस्टमर्स को सर्व नहीं करेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड। लेकिन जब वो इन पर्सन गए तो लगभग सभी ने उन्हें सर्व किया, पॉजिटिव बिहेवियर। इंटरेस्टिंग। केस 2। केस 2 है बिहेवियर नॉट इक्वल टू एटीट्यूड। ये तब होता है जब सोशल प्रेशर या हालात आपको अपने एटीट्यूड के खिलाफ एक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं। आप शायद क्यू डिसिप्लिन में बिलीव करते हो एटीट्यूड, लेकिन अगर आप एक बड़ी अनियंत्रित भीड़ में हैं और सब धक्का दे रहे हैं तो आप भी शायद आगे बढ़ने के लिए धक्का दे दें, बिहेवियर। तो आखिर ये मैच कब करते हैं? हमारा बिहेवियर हमारे एटीट्यूड को कब रिफ्लेक्ट करता है? वो है केस 3, एटीट्यूड इक्वल टू बिहेवियर। कंसिस्टेंसी कुछ खास कंडीशंस में ज्यादा लाइकली होती है, जब एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग और पर्सनली इंपॉर्टेंट हो, जब आप उस पल में अपने एटीट्यूड के प्रति हाईली अवेयर हो, जब अलग तरह से बिहेव करने का कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, और अक्सर जब आपको कोई देख नहीं रहा हो। तो इसका टेकअवे ये है कि एटीट्यूड बिहेवियर कंसिस्टेंसी एक आइडियल है, कांस्टेंट रियलिटी नहीं। बिल्कुल। एक पॉलिसी मेकर के लिए ये एक क्रिटिकल लेसन है। सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड फॉस्टर करना काफी नहीं है। राइट। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट भी बनाना होगा जहां एक्सटर्नल प्रेशर्स लोगों को उन पॉजिटिव एटीट्यूड्स के खिलाफ एक्ट करने पर मजबूर ना करें। फॉर एग्जांपल, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड फॉस्टर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें तोड़ने के एक्सटर्नल प्रेशर को मैनेज करने के लिए आपको स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की भी जरूरत है। नाउ प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग व्हाई एटीट्यूड डजंट ऑलवेज प्रेडिक्ट बिहेवियर यूजिंग द एग्जांपल ऑफ सोशल प्रेशर। इन शॉर्ट, एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच का लिंक अक्सर कमजोर होता है, और ये एटीट्यूड की स्ट्रेंथ, सोशल प्रेशर और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। स्निपेट टाइटल: सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, एटीट्यूड बदलने के 2 मुख्य तरीके। अब हम आते हैं एटीट्यूड चेंज के कोर पर। हम आखिर दूसरों में एटीट्यूड्स कैसे बदलते हैं? हमारे साइकोलॉजिकल टूल किट में 2 बड़े टूल्स हैं, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन। चलो उन्हें अच्छे से डिफाइन करते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस एक ब्रॉड प्रोसेस है जहां एक व्यक्ति के एटीट्यूड्स, थॉट्स या एक्शंस दूसरों की रियल या इमेजिन्ड प्रेजेंस से प्रभावित होते हैं। ये बहुत सटल हो सकता है और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। राइट। और परसुएशन? परसुएशन एक ज्यादा स्पेसिफिक और डिलिबरेट अटेम्प्ट है किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को कम्युनिकेशन के थ्रू बदलने का। ये एक्टिव, इंटेंशनल और गोल ओरिएंटेड होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं।
आपने रीयूजेबल वाटर बॉटल यूज करना शुरू किया क्योंकि आपने देखा कि आपके सारे कॉलीग्स वही कर रहे हैं। ये सोशल इन्फ्लुएंस है। ये पैसिव था, किसी ने आपको लेक्चर नहीं दिया। सही। डिटेल्ड एड कैंपेन चलाती है ताकि आप वैक्सीन लगवा लें। ये परसुएजन है। ये आपके मन को बदलने का एक डायरेक्ट अटेम्प्ट है। जैसा साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग ने कहा था, यू कैन एक्सर्ट नो इन्फ्लुएंस इफ यू आर नॉट ससेप्टेबल टू इन्फ्लुएंस। ये एक टू वे स्ट्रीट है। अच्छा। गवर्नमेंट कैंपेन्स अक्सर दोनों का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान फॉर इंस्टेंस ने अमिताभ बच्चन के एड्स के थ्रू परसुएशन का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने सोशल इन्फ्लुएंस का भी इस्तेमाल किया, सफाई को एक कम्युनिटी मूवमेंट और सोशल प्राइड का मामला बनाकर। ये कॉम्बिनेशन बेहद पावरफुल होता है। Now, rehearse the definitions. Social influence is the subtle, often passive effect of others, while persuasion is a deliberate, active attempt to change attitudes. इन शॉर्ट, सोशल इन्फ्लुएंस दूसरों से पैसिवली प्रभावित होना है, जबकि पर्सुएशन किसी के मन को बदलने का एक एक्टिव और इंटेंशनल अटेम्प्ट है। Snippet title: Thinker's Corner: The Power of Social Pressure. ब्रॉड माइक्रो थीम, दो क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स जो सोशल प्रेशर दिखाते हैं। चलो दो हैरान करने वाले और साफ कहूं तो थोड़ा परेशान करने वाले एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जिन्होंने सोशल इन्फ्लुएंस और प्रेशर की असली ताकत को दिखाया। पहला है सोलोमन एशकेज कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट्स 1950 से। उनके एक्सपेरिमेंट में एक ग्रुप ऑफ लोगों को एक लाइन की लेंथ को 3 दूसरी लाइन से मैच करने के लिए कहा गया। आसान काम था। बहुत आसान, लेकिन सिर्फ 1% रियल सब्जेक्ट था, बाकी सब एक्टर्स थे जिन्हें एक ही गलत जवाब देने के लिए इंस्ट्रक्ट किया गया था। आश्चर्य ने पाया कि एक शॉकिंग नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स ने ग्रुप के साफ साफ गलत जवाब को मान लिया, सिर्फ अलग दिखने के डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए। ये पीयर प्रेशर का साइंटिफिक प्रूफ है। और अगर ये काफी परेशान करने वाला नहीं था तो है स्टैनली मिलग्रिम्स ओबीडियंस एक्सपेरिमेंट्स 1960s में। अच्छा। सब्जेक्ट्स को एक टीचर की तरह एक्ट करने के लिए कहा गया और ये मानने के लिए कि वो दूसरे कमरे में एक लर्नर, जो एक एक्टर था, को बढ़ते हुए पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक्स दे रहे हैं जब भी लर्नर गलती करता। एक अथॉरिटी फिगर लैब कोर्ट में शांति से उन्हें जारी रखने के लिए कहता, भले ही लर्नर दर्द से चिल्ला रहा हो। एक डरावने हद तक हाई परसेंटेज ऑफ सब्जेक्ट्स ने अथॉरिटी फिगर की बात मानी और मैक्सिमम शॉक दिया। तो यहाँ लेसन क्या है? ये एक्सपेरिमेंट्स हम सब के लिए एक साफ चेतावनी है, सिटीजन्स और फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स के लिए। ये ग्रुप के प्रति अंधेपन से कंफर्म करने और अथॉरिटी के प्रति बिना सवाल किए ओबे करने के खतरों को दिखाते हैं। बिल्कुल। एथिकल गवर्नेंस और एक स्वस्थ समाज के लिए मॉरल करेज की जरूरत होती है कि जरूरत पड़ने पर सवाल उठाएं और असहमति जताएं, ना कि सिर्फ ऑर्डर्स माने। Now practice saying this. Ash's experiment demonstrated conformity to group pressure, while Milgram's experiment demonstrated obedience to authority. इन शॉर्ट, ऐश और मिलग्रम के क्लासिक एक्सपेरिमेंट साबित करते हैं कि सोशल प्रेशर आम लोगों को उनके अपने जजमेंट और मॉरल्स के खिलाफ एक्ट करने पर मजबूर कर सकता है। Snippet title: Case study: Influencer culture. ब्रॉड माइक्रो थीम, डिजिटल एज में सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन। आजकल के जमाने में इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। इसमें कोई डाउट नहीं। चलो इन्फ्लुएंसर कल्चर के फिनोमेनन को एनालाइज करते हैं। ये सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन की एक मॉडर्न डे केस स्टडी है जिसके दोनों बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। चलो दोनों साइड्स देखते हैं। एक तरफ पॉजिटिव रोल्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स सोशल चेंज के लिए पावरफुल एजेंट्स हो सकते हैं, जैसे #MeToo मूवमेंट को प्रमोट करना या मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। राइट। वो कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म और इंक्लूसिविटी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ संगीन एथिकल इश्यूज भी हैं। जैसे कई लोग क्लियर डिस्क्लोजर के बिना पेड प्रमोशंस करते हैं। वो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्रिएट करने के लिए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का यूज कर सकते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए अक्सर अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है और वो अनरियलिस्टिक और मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल्स को प्रमोट कर सकते हैं जो उनके फॉलोअर्स की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? हम इस पावरफुल फोर्स को मैनेज कैसे करें? पहला, हमें क्लियर रेगुलेशंस की जरूरत है, जैसे पेड पार्टनरशिप्स का अनिवार्य डिस्क्लोजर, जैसा कि कई वेस्टर्न देशों में देखा जाता है। ओके। दूसरा, हमें मीडिया लिटरेसी को प्रमोट करना चाहिए। लोगों को सिखाना चाहिए कि वो जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करें। ठीक है। तीसरा, प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ पॉपुलैरिटी के बजाय क्रेडिबिलिटी को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और चौथा, इन्फ्लुएंसर्स को खुद रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन के लिए एनकरेज किया जाना चाहिए। एक समाज के लिए इन्फ्लुएंसर्स की इस बड़ी ताकत को मैनेज करने के लिए ये गार्ड रेल्स और पब्लिक अवेयरनेस का एक हाई लेवल होना जरूरी है। एज फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स आप शायद डिजिटल एज के लिए यही रेगुलेशंस डिजाइन करने वाले होंगे। हाँ, ये हो सकता है। एंड वन नेगेटिव एस्पेक्ट, एग्जांपल अनडिस्क्लोज्ड पेड प्रमोशंस ऑफ इन्फ्लुएंसर कल्चर। इन शॉर्ट, इन्फ्लुएंसर कल्चर सोशल इन्फ्लुएंस का एक पावरफुल मॉडर्न टूल है जिसे एक फायदेमंद फोर्स बनने के लिए स्ट्रॉन्ग एथिकल गाइडलाइंस और मीडिया लिटरेसी की जरूरत है। स्निपेट टाइटल: मैकेनिज्म्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ इन्फ्लुएंस। ब्रॉड माइक्रो थीम: इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन काम कैसे करते हैं? ओके, अब चलो टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं। द हाउ। सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन आखिर काम कैसे करते हैं? ये पर्सुएशन साइंस का कोर है। चलो 3 मैकेनिज्म्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस से शुरू करते हैं। ओके। 1. कंफॉर्मिटी। ये अपने बिहेवियर को ग्रुप नॉर्म से अलाइन करने के लिए बदलना है, जैसा हमने ऐश एक्सपेरिमेंट में देखा। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना कंफॉर्मिटी का एक रूप है। राइट। 2. ओबीडियंस। ये एक अथॉरिटी फिगर के डिमांड्स को मानना है, जैसा मिलग्रम एक्सपेरिमेंट में देखा गया। और 3 है कंप्लायंस। ये किसी से डायरेक्ट रिक्वेस्ट को मान लेना है। इसमें अक्सर स्पेसिफिक टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फुट इन द डोर टेक्निक, जहां पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करते हैं हाँ पाने के लिए, जिससे बाद में एक बड़ी रिक्वेस्ट के लिए हाँ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। और पर्सुएजन के लिए एक बहुत फेमस मॉडल है एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, ELM।
ये पर्सुएजन के लिए 2 मेन स्ट्रैटेजीज या राउट्स प्रपोज करता है। पहला है सेंट्रल राउट। यह तब यूज किया जाता है जब ऑडियंस मोटिवेटेड हो और मैसेज के बारे में ध्यान से सोचने के लिए केपेबल हो। यह राउट स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। ये एरिस्टोटल के लोगोस, लॉजिक और ईथोस, क्रेडिबिलिटी का यूज करता है। और दूसरा है पेरिफेरल रूट। ये तब यूज किया जाता है जब ऑडियंस ज्यादा ध्यान नहीं दे रही हो। ये रूट सुपरफिशियल क्यूज पर डिपेंड करता है, जैसे स्पीकर की अट्रैक्टिवनेस, इमोशनल अपील्स या कैची स्लोगन्स। ये पैथोस यानी इमोशन और ह्यूरिस्टिक्स यानी मेंटल शॉर्टकट्स का यूज करता है। तो राउट का चुनाव स्ट्रेटेजिक है। अगर आप साइंटिस्ट के एक पैनल को परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल रूट यूज करना होगा। अगर आप एक 30 सेकंड का टीवी एड बना रहे हैं तो आप शायद पेरिफेरल रूट यूज करेंगे, एक इमोशनल अपील या सेलिब्रिटी एंडोर्सर के साथ। हाँ, गवर्नमेंट एड्स अक्सर मास अपील के लिए पेरिफेरल रूट का ही इस्तेमाल करते हैं। Now, practice distinguishing between the two routes. The central route uses logic for an engaged audience. The peripheral route uses emotional cues for a distracted audience. इन शॉर्ट, Influence, conformity, obedience और compliance के थ्रू काम करता है, जबकि persuasion या तो logical, central या emotional, superficial, peripheral route का इस्तेमाल करता है। स्निपेट टाइटल, नज, अ टूल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। Broad micro theme, बिना फोर्स के बिहेवियर चेंज करना। ये मॉडर्न पब्लिक पॉलिसी के सबसे कूल और सबसे इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। हाँ, बिल्कुल। आप लोगों का बिहेवियर बिना कानून बनाए, फाइन लगाए या उन्हें फोर्स किए कैसे बदल सकते हैं? जवाब है एक नज। एक नज, जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब है चॉइस आर्किटेक्चर, यानी वो एनवायरनमेंट जिसमें लोग डिसीजंस लेते हैं को इस तरह से बदलना कि उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन चुनना आसान हो जाए, बिना उनकी चॉइस की फ्रीडम छीने। फॉर एग्जाम्पल, एक सुपरमार्केट का हेल्दी फूड्स को आई लेवल पर रखना एक नज है। अब अभी भी जंक फूड खरीदने के लिए आजाद हैं, लेकिन हेल्दी ऑप्शन को ज्यादा प्रोमिनेंट बना दिया गया है। चलो कुछ क्लासिक नज टेक्निक्स देखते हैं। एक है डिफॉल्ट ऑप्शन। हम आमतौर पर डिफॉल्ट के साथ ही रहते हैं। हाँ, ये आदत होती है। तो ड्राइवर्स लाइसेंस एप्लीकेशन पर ऑर्गन डोनेशन को डिफॉल्ट ऑप्शन बनाने से ऑप्ट आउट के विकल्प के साथ डोनेशन रेट्स में नाटकीय रूप से बढ़ोतरी होती है। राइट। और एक और है सोशल प्रूफ। हम इससे प्रभावित होते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। एक बिजली का बिल जो कहता है आपने अपने पड़ोसियों से 20% ज्यादा एनर्जी यूज की है, आपको एनर्जी बचाने के लिए नज करता है। अच्छा। तीसरा है सेलियंस, जरूरी इंफॉर्मेशन को ज्यादा विजिबल और टाइमली बनाना। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले टेक्स्ट रिमाइंडर भेजने से नो शोज कम हो जाते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, नज इफेक्टिवनेस इज इक्वल्स बिहेवियरल साइंस प्लस थॉटफुल पॉलिसी डिजाइन, बेटर पब्लिक आउटकम्स। राइट। नज थ्योरी दुनिया भर में यूज की जाती है। इंडिया में भी स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ जैसे कैंपेन्स के लिए। ये सिविल सर्वेंट्स के लिए एक लो कॉस्ट हाई इंपैक्ट टूल है, लेकिन की ये है कि इसका इस्तेमाल एथिकली और ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए, लोगों को गाइड करने के लिए, ना कि मैनिपुलेट करने के लिए। Now, practice explaining nudge theory using the supermarket eye-level example. इन शॉर्ट, नज थ्योरी चॉइस एनवायरनमेंट में डिफॉल्ट्स और सोशल प्रूफ जैसे सटल बदलाव का इस्तेमाल करती है ताकि लोगों को बेहतर डिसीजंस लेने की तरफ हल्के से गाइड किया जा सके। Snippet title: Thinker's Corner, The Architect of Influence. ब्रॉड माइक्रो थीम, पर्सुएजन के मास्टर थिंकर्स। चलो अब मास्टर से मिलते हैं, उन थिंकर्स से जिन्होंने आखिरी में इन्फ्लुएंस और पर्सुएजन के साइंस पर किताब लिखी। सबसे पहले और सबसे जरूरी हैं डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्डिनी। अपनी एक्सटेंसिव रिसर्च के थ्रू उन्होंने पर्सुएशन के 6 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई किया। ये इन्फ्लुएंस के लिए फिजिक्स के लॉज जैसे हैं। ओके, लिस्ट करें। 1. रेसिप्रोसिटी, हम एहसान लौटाने के लिए मजबूर फील करते हैं। राइट। 2. स्कैर्सिटी, जो चीजें लिमिटेड या रेयर होती हैं वो ज्यादा डिजायरेबल लगती हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर के बारे में सोचो। 3. अथॉरिटी, हम अथॉरिटी फिगर्स और एक्सपर्ट्स की बात मानने की कोशिश करते हैं। 4. कंसिस्टेंसी, हम जो पहले कह चुके हैं या कर चुके हैं उसके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। 5. लाइकिंग, हम उन लोगों द्वारा आसानी से परसुएड हो जाते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। और 6. कंसेंसस या सोशल प्रूफ, जब हम अनिश्चित होते हैं तो हम अपने एक्शंस को गाइड करने के लिए दूसरों के एक्शंस को देखते हैं। और फिर है गुस्ताव ले बॉन का बहुत पहले का काम। उनकी 1895 की किताब द क्राउड, अ स्टडी ऑफ द पॉपुलर माइंड में उन्होंने एक्सप्लोर किया कि इंडिविजुअल्स एक भीड़ में अलग तरह से कैसे बिहेव करते हैं। अच्छा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि एक भीड़ में इंडिविजुअल आइडेंटिटी डूब जाती है और लोग ज्यादा इमोशनल, इरैशनल और सजेशन के प्रति ससेप्टेबल हो जाते हैं, जिससे उन्हें इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाता है। सियाल्दिनी के प्रिंसिपल्स हर रोज मार्केटिंग, सेल्स और पब्लिक कैंपेन्स में यूज होते हैं। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप उन्हें एथिकली लोगों को पॉजिटिव बिहेवियर्स अपनाने के लिए परसुएड करने के लिए यूज कर सकते हैं। और लेबो का काम दूसरी तरफ मॉब मेंटालिटी के खतरों और भीड़ के प्रेशर के सामने रैशनल इंडिविजुअल थॉट बनाए रखने की इंपॉर्टेंस के बारे में एक जरूरी चेतावनी है। Now try to recall and list all 6 of Cialdini's principles of persuasion. इन शॉर्ट, शाल्डिनी ने इफेक्टिव पर्सुएजन के लिए 6 शक्तिशाली प्रिंसिपल्स दिए, जबकि लेबॉन ने भीड़ की इरैशनैलिटी और खतरों के बारे में चेतावनी दी। Snippet title: Current Affairs Link, Digital India Literacy Campaigns. ब्रॉड माइक्रो थीम, पर्सुएशन और इन्फ्लुएंस का सरकारी योजनाओं में प्रयोग। चलो अब इस सारी नॉलेज को एक बड़ी इंडियन गवर्नमेंट स्कीम पर अप्लाई करते हैं। PMGDSIH यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। हाँ, बिल्कुल। इस स्कीम का गोल रूरल एरियाज में लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाना है, और ये पर्सुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल करती है। ये गवर्नेंस में अप्लाइड साइकोलॉजी का एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल है।
चलो पहले पर्सुएजन एस्पेक्ट देखते हैं। ये इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल के दोनों रूट्स का यूज करता है। ओके, सेंट्रल रूट कैसे? सेंट्रल रूट के लिए ये लॉजिकल आर्गुमेंट्स देता है। डिजिटल स्किल सीखने से आपको बेहतर जॉब्स मिलेंगी, आप सरकारी सेवाओं तक सीधे पहुंच सकेंगे और अपने बच्चों की शिक्षा को बेहतर बना सकेंगे। और पेरिफेरल रूट? पेरिफेरल रूट के लिए ये पावरफुल इमोशनल अपील्स करता है। डिजिटल लिटरेसी को विमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता और नेशनल प्राइड जैसे थीम से जोड़ता है। और सोशल इन्फ्लुएंस का क्या? यहाँ से ये बहुत स्मार्ट हो जाता है। हाँ, ये कैंपेन गांव के अंदर लोकल चैंपियंस यानी इन्फ्लुएंशियल या टेक सेवी लोगों को पहचान कर उन्हें ट्रेन करता है ताकि वो प्रोग्राम के लिए प्रचारक बन सकें। अच्छा। ये लाइकिंग और अथॉरिटी के प्रिंसिपल का फायदा उठाता है। ये माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करके और ये नैरेटिव बनाकर कि पूरा गांव डिजिटल बन रहा है, सोशल प्रूफ का एक सेंस भी क्रिएट करता है। राइट, इससे एक कलेक्टिव एडवांसमेंट का एहसास होता है और पीछे रह जाने का डर पैदा होता है। इतनी बड़ी स्केल मिशन की सफलता सिर्फ टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं करती। ये एटीट्यूड और बिहेवियर को बड़े पैमाने पर बदलने के लिए परसुएसिव कम्युनिकेशन और लोकल सोशल नेटवर्क्स का फायदा उठाने के इस स्मार्ट मिश्रण पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही कहा। Now practice explaining how PMG DISA uses both the central route of persuasion and the social influence mechanism of local champions. इन शॉर्ट, डिजिटल इंडिया लिटरेसी कैंपेन्स आम लोगों तक पहुंचने के लिए लॉजिकल आर्गुमेंट्स, इमोशनल अपील्स और कम्युनिटी बेस्ड सोशल इन्फ्लुएंस का एक मिश्रण सफलता से इस्तेमाल करते हैं। Snippet title, case study, Inception's idea planting as persuasion. ब्रॉड माइक्रो थीम। Influence की सबसे गहरी फॉर्म। चलो एक कूल, थोड़ा फिक्शनल लेकिन गहरा इंसाइटफुल एग्जांपल से खत्म करते हैं, फेमस मूवी इंसेप्शन से। ये फिल्म पर्सुएजन का सबसे अल्टीमेट, सबसे गहरा रूप पेश करती है। किसी के दिमाग में एक आइडिया इस तरह से डालना कि उन्हें लगे कि ये उनका अपना है। एग्जैक्टली, इंसेप्शन परसुएजन के सबसे सोफिस्टिकेटेड रूप के लिए एक ब्रिलियंट मेटाफर है। ये किसी पर एक आइडिया थोपने के बारे में नहीं है, ये उनसे बहस करने के बारे में नहीं है। तो ये किस बारे में है? ये सही कंडीशंस क्रिएट करने और सही इमोशनल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने के बारे में है, ताकि वो आइडिया उनके अपने दिमाग में ऑर्गेनिकली ग्रो करे। ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस का एब्सोल्यूट पीक है। इसका इतना पावरफुल होने का कारण ये है कि ये परसुएड किए जाने के हमारे नेचुरल रेजिस्टेंस को पूरी तरह बाईपास कर देता है। सही, जब हमें लगता है कि कोई हमें एक आइडिया बेचने की कोशिश कर रहा है तो हमारे डिफेंसेस ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें विश्वास है कि एक आइडिया हमारी अपनी खोज है, हमारी अपनी अनुभूति है, तो हम उसे डिफेंड करेंगे और उस पर विश्वास के साथ एक्ट करेंगे। हाँ, और ये बिहेवियर को गहराई से बदल देता है क्योंकि मोटिवेशन पूरी तरह से इंटरनल महसूस होता है। तो जबकि हम असल में लोगों के सपनों में नहीं जा सकते, ये कॉन्सेप्ट सोफिस्टिकेटेड परसुएजन के आखिरी लक्ष्यों को हाईलाइट करता है, अपने मैसेज को दूसरे व्यक्ति की अपनी अनुभूति जैसा महसूस कराना। बिल्कुल, यही महान नेता और कम्युनिकेटर्स करते हैं। वो आपको जवाब नहीं देते, वो सही सवाल पूछते हैं जो आपको खुद जवाब ढूंढने की तरफ ले जाते हैं। इससे सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे आखिर तक टिकने वाला एटीट्यूड चेंज होता है। Now, rehearse explaining the concept of idea planting from inception as the most powerful form of persuasion, emphasizing that it feels like an internal idea. इन शॉर्ट, मूवी इंसेप्शन ये दर्शाती है कि सबसे शक्तिशाली परसुएजन वो है जो एक बाहरी आइडिया को एक आंतरिक, व्यक्तिगत और स्वयं उत्पन्न विचार जैसा महसूस कराती है। तो दोस्तों, what a journey! हमने आर्किटेक्चर ऑफ एटीट्यूड एंड इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से अनपैक कर लिया है। हाँ, काफी डिटेल में। रीकैप करें तो हमने एटीट्यूड को एबीसी मॉडल से एक्सरे करके शुरुआत की और उसके 4 कोर फंक्शंस को समझा। फिर हमने अपने पर्सनल मॉरल एटीट्यूड्स और पब्लिक पॉलिटिकल एटीट्यूड्स के बीच के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को नेविगेट किया। हमने एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच के अक्सर परेशान करने वाले गैप को डिमिस्टिफाई किया और एक्सप्लोर किया कि कैसे कॉग्निटिव डिसोनेंस हमें उन्हें अलाइन करने के लिए पुश करता है। राइट, और आखिर में हमने एटीट्यूड चेंज के पावरफुल टूल किट में गहराई से उतरे, सोशल इन्फ्लुएंस, कन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस के थ्रू, और परसुएजन उसके सेंट्रल और पेरिफेरल राउट्स, नज थियोरी और सिल्डीनी के लेजेंडरी प्रिंसिपल्स के साथ। अब आपकी बारी है। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में अच्छे से लॉक करने के लिए इन 6 कंटेंट प्रोब्स का जवाब देने की कोशिश करें। पहला, एबीसी मॉडल का यूज करके आप एक गांव से गुजरने वाले नए हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के प्रति पब्लिक रेजिस्टेंस को कैसे एनालाइज करेंगे। दूसरा, कॉग्निटिव डिसोनेंस को अपनी लाइफ के एक रियल लाइफ एग्जांपल का यूज करके समझाएं जहां आपका बिहेवियर आपके एटीट्यूड से मैच नहीं करता था। तीसरा, एक एविक्शन ड्राइव पर डिसीजन लेते समय एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए मॉरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड में कोर डिफरेंस क्या है। चौथा, सोशल इन्फ्लुएंस परसुएजन से कैसे अलग है, दोनों का एक एक क्लियर एग्जांपल दें। पांचवां, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता को सियाल्डीनी के कम से कम 3 प्रिंसिपल्स ऑफ परसुएजन का यूज करके एनालाइज करें। और चौथा, पब्लिक पॉलिसी में नज थ्योरी का यूज करने में पोटेंशियल एथिकल कंसर्न्स क्या हैं, क्या इसे मैनिपुलेशन के रूप में देखा जा सकता है। और आपके लिए एक सिंपल सा चैलेंज है, अपने किसी दोस्त को जिसे इस बारे में कुछ नहीं पता इलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल सेंट्रल वर्सेस पेरिफेरल रूट समझाते हुए अपना 1 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करो। देखो कितना समझे हो। अगर ये बेहद डिटेल डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल था तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमें सच में अप्रिशिएट करेगा। कमेंट्स में हमें जरूर बताओ कि अगला कौन सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक आप इतनी ही डिटेल में समझना चाहते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।